तो प्रीवियस क्लास में क्या क्या हो गया था चेक करो। एलसीआर, एलसी ऑसिलेशन और एनर्जी कंजर्वेशन इन एनसी ऑसिलेशन हो गया। तो आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर। तो ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर ये दो, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहता है। और इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह भी आपको जानना है और थ्योरेटिकल तो जानना ही है। जस्ट ए मिनट। सबसे पहले हम लोग आ जाए ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट को कन्वर्ट करता हायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट। सिंपली आप ऐसे समझो कि लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ये ट्रांसफार्मर का लैमिनेटेड पोर्शन है। इसमें हर एक स्लॉट्स के बाद बीच में लैमिनेटेड कोर होता है। रीजन ये है कि कोई भी मेटालिक बॉडी में जो इंड्यूस करंट होता है उसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए इसके कोर को लैमिनेट कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को लार्जर पाथ ट्रैवल करना पड़ता है और इंड्यूस करंट या एडी करंट को मिनिमाइज कर देता है। अब यहां पर एक इनपुट है जहां से आप एनर्जी सप्लाई दोगे, उसको इनपुट कहेंगे, और इसके अक्रॉस हम आउटपुट निकालेंगे। तो इनपुट वाले पार्ट को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, आउटपुट वाले पार्ट को सेकेंडरी। इसका मतलब ये सेगमेंट हमारा प्राइमरी का हो जाए, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हैं, और ये सेगमेंट हमारा सेकेंडरी कॉइल का हो जाएगा, जिससे हम लोग आउटपुट ड्रॉ करेंगे। जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं। इसका मतलब यहां जो आप वोल्टेज दोगे वो इनपुट वोल्टेज कहलाएगा, और यहां से जो हम लोग एनर्जी ड्रॉ करते हैं या आउटपुट वोल्टेज लेते हैं उसको V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले इनपुट में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का है। और यहां इनपुट सिग्नल को हमने दिखाया, और फिर आउटपुट में सेकेंडरी कॉइल, और जब हम लोग जहां इसके क्रॉस वोल्टेज लेते हैं वहां लोड कनेक्ट कर देते हैं, जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक, जिसमें कि इंड्यूसिंग ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में होता ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। अब यहां पर जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दोनों में हम लोग आइडियल कंडीशन में सेम लेते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी में भी होगा तो NP d∅dt। अब दोनों से आप d∅dt निकाल लो। हमने आइडियल कंडीशन में कहा
दोनों में फ्लक्स सेम होगा, तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। यहां से भी डी फाइव बाई डी टी आप निकाल लो, तो ये आ जाएगा नंबर ईएमएफ इन द प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। दोनों का फ्लक्स सेम है, तो इससे ई एस बाई एन एस इज इक्वल टू ई पी बाई एन पी आ गया। Induced EMF in the secondary by induced EMF in the primary, number of turns in the secondary, number of turns in the primary। इसका जो रेशियो है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। इस K को हम ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो भी कहते हैं, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ये चीज नोट कर लो, और फिर हम लोग इसका एफिशिएंसी भी निकालेंगे। नंबर ऑफ टन्स के फॉर्म में ही लिखना है। हो गया, नोट कर लिया। अब आइडियल कंडीशन में हम लोग ये समझ के चलते हैं, या देर इज नो चेंज इन फ्लक्स, या आप कह सकते हैं कि फ्लक्स का लॉसेस नहीं है, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो पावर को हम लोग वी आई लिखते हैं, तो इनपुट में ईपी आईपी, आउटपुट में ईएस आईएस हो गया। अब इससे निकालो ईएस बाई ईपी का वैल्यू, तो आ जाएगा ये आईपी बाई आईएस। ईएस बाई ईपी का वैल्यू देखो एनएस बाई एनपी है, और यही ट्रांसफार्मर रेशियो है। अब गौर से देखो, सेकेंडरी में जो ईएमएफ है यदि वो लार्जर है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी का करंट नीचे है, तो क्या इंडिकेट किया? ईएमएफ इनवर्सली रिलेटेड टू करंट। इसका मतलब लो वोल्टेज एट हाई करंट, हाई वोल्टेज एट लो करंट। आगे समझ में? अब यहां पर एक टर्म है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। इट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर सेकेंडरी ईएसआईएस, इनपुट पावर ईपी आईपी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया? इरेज करें।
अब एक चीज यहां पर और भी सीख लो कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका सिंबल ये है। ये जो लैमिनेटेड कोर, इसको हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहां पे नंबर ऑफ टन्स दिखाते हैं। यहां से एनर्जी सप्लाई करते तो इनपुट वोल्टेज दिखाते हैं और फिर यहां से हम लोग एनर्जी ड्रॉ करते हैं तो आउटपुट दिखाते हैं। जिसके क्रॉस एनर्जी ड्रॉ करते हैं वहां लोड रेजिस्टेंस RL और फिर यहां पर आउटपुट में V0 दिखाते हैं। सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे ही शो करते हैं ट्रांसफार्मर को, और यहां पर ये प्राइमरी लिख देते हैं, यहां सेकेंडरी लिख देते हैं। ये सिंबल है। इसी तरह से यूज किया जाता है जब भी ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा, तो हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में तो इसी तरह से शो करेंगे। ये भी नोट कर लो। यहाँ देखो ध्यान से, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट, इसका मतलब लोअर टू हायर जाए या हायर टू लोअर, तो इसको हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इसमें ये जो इनपुट वाला पार्ट है जिससे आप एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं, और जहां से EMF हम लोग एनर्जी ड्रॉ करते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है कि जैसे ही आप इसमें इनपुट वोल्टेज देते हो तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, और एक इंड्यूस EMF का सेटअप होता है इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इंड्यूस EMF को हम लोग लिख देते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए ES NS और d∅dt। प्राइमरी के लिए लिखते हैं EP NP d∅dt। अब यदि फ्लक्स का लॉस नहीं है तो दोनों में d∅dt है, दोनों से d∅dt निकालोगे तो ES/EP इज इक्वल टू NS/NP होता है। और जब हम लोग इसको करंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये अभी जस्ट हमने बता भी दिया IP/IS, और ये K को हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसी पर हम लोग ये भी बताएंगे, यही जो हम लोगों ने देखा थ्योरी में यही है, निगेटिव साइन यूज करो या मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोगों ने लिखा ES/EP NS/NP टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो K का वैल्यू। अब यहां पर जब हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर लेते हैं। देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, तो ES/IS इज इक्वल टू EP/IP, इससे ES/EP इज इक्वल टू IP/IS हो जाता है। और इसी फॉर्म में नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में लिखा, और एफिशिएंसी हमने बताया था आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी 100% हो। तो ये हम लोगों का थियोरेटिकल सेगमेंट था। अब आ जाए इसका एप्लीकेशन। ट्रांसफार्मर को दो तरीके से यूज करते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। यदि हमको हाई वोल्टेज आउटपुट में चाहिए तो उसको हम लोग स्टेप अप कहते हैं, और हमको लो वोल्टेज चाहिए आउटपुट में तो उसको स्टेप डाउन कहेंगे। तो स्टेप अप का मतलब है आउटपुट में ज्यादा, तो आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा।
इसमें टर्न रेशियो के ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक, तो के ग्रेटर देन 1 तो ES ग्रेटर देन EP और IS लेस देन IP। दूसरा क्या होगा? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब इनपुट में ज्यादा आउटपुट में कम, इसका मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो यहां पर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी में ज्यादा होंगे। तो ये आ गया आपका NS लेस देन आई NP, ES लेस देन EP, IS ग्रेटर देन IP। समझ में आ गया? दो तरह का यूज होगा, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। और स्टेबलाइजर में दोनों हम लोग यूज करते हैं। जब स्टेबलाइजर यूज करते हैं तो उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर यूज होता है, और एक जीना डायोड वहां आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अब यहां पर जो हम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितने तरह की एनर्जी का लॉसेस होता है। अब ये कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर में यदि आपका वायर का थिकनेस चेंज कर जाए, या वायर आप पतला यूज कर रहे हैं मोटा यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जब प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली कॉपर वायर का अपना रेजिस्टेंस है, तो अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यदि आपका ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगा। अब इसको मिनिमाइज कैसे करें? तो मिनिमाइज करने के लिए हमको रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसका मतलब एरिया को आप बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मोटा वायर यूज करो, थिक वायर। इसलिए ट्रांसफार्मर में हमेशा मोटा वायर यूज किया जाता, थिक वायर को यूज किया जाता है। इसलिए लिखा दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर वाइंडिंग। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज कॉपर लॉस? इट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर। कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते? दिस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। मोटा वायर यूज करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ, वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब कॉपर वायर को जब लोग रैप करके इस तरह से घुमा करके रखते, उसी को वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, दूसरा लॉस हो गया फ्लक्स का लॉसेस। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक से कपल नहीं है, याद है EMI पढ़ाया था कि प्राइमरी सेकेंडरी बिल्कुल नजदीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या था? 1 था। थोड़ा दूर है तो 0 और 1 के बीच में लाई किया, और प्रॉपर कपलिंग नहीं है तो K का वैल्यू 0। तो यहां पर क्या होगा? फ्लक्स लॉसेस का मतलब यदि कपलिंग प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रॉपरली नहीं है तो फ्लक्स का लीकेज होगा। तो फ्लक्स के लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी को ओवरलैप करा देंगे, एक दूसरे के ऊपर रखें। आगे समझ में? तीसरा आ जाइए, थर्ड आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब है कि यहां पर एडी करंट का लॉसेस। तो एडी करंट के लॉस को मिनिमाइज, या एडी करंट क्या होता है? जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप होता है किसी मेटेलिक वायर में या मेटेलिक डिस्क में, वो पूरे वॉल्यूम में होता है। और एडीज का मतलब होता है वर्लपूल इन वाटर। बिल्कुल पानी में जैसे भंवर होता है वैसे ही एक इस तरह का शेप बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एडी करंट। पूरे वायर के अंदर या मेटेलिक बॉक्स के अंदर लुक लाइक एडीज, भंवर की तरह, ये एडी करंट होता है। अब मान लो कि एक ऐसा है ट्रांसफार्मर का वायर, अब इसमें एडी करंट सेटअप हो गया। अब एडी करंट सेटअप हो गया तो पूरे में एडी करंट का सेटअप हो गया, तो एनर्जी का लॉस होगा। मिनिमाइज कैसे करें? तो हम लोगों ने क्या किया है देखो,
हम लोगों ने स्लॉट्स बना दिए, बनाया ऐसे ऐसे स्लॉट्स बना दिए, और इसको हम लोगों ने क्या किया, लैमिनेट कर दिया। रीजन, ये पूरे बॉक्स में इसको स्लॉट्स बना देंगे ऐसे बीच में, इस तरह से। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए लार्जर पाथ फॉलो करना पड़ेगा। लार्जर पाथ, सॉरी एरो ऐसे होगा, लार्जर पाथ, तो करंट क्या होगा, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है आयरन कोर में, एडी करंट का सेटअप हो जाता है और एनर्जी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी को लॉस हो जाता है। एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं। आगे समझ में, ठीक। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, लैमिनेट कर दिया। दूसरा पार्ट यही है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए लार्जर पाथ बना दिया, लैमिनेट कर दिया। देखो तो क्या हो गया, एडी करंट मिनिमाइज, हर को अलग अलग स्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। पहले इस तरह से एडी करंट का सेटअप हुआ, इसको मिनिमाइज करने के लिए हर का स्लॉट बनाया, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक। अब दूसरा, हिस्टेरिसिस लॉस, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज प्रोसेस होता रहता है, और वो जो लूप बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। तो यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट जब पास करता तो आयरन लॉस होता है, आयरन कोर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, तो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लूप स्मॉलर हो। याद है, सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लूप स्मॉलर, हमने आपको पढ़ाया भी था कि हिस्टेरिसिस का शेप ऐसा होता है, जब मैग्नेटाइज होता है तो ये पाथ और फिर डीमैग्नेटाइज होता है, तो पूरा ये जो लूप बनता है इस तरह का लूप बनता है। याद होगा, मैग्नेटाइज किया था और फिर ये क्या था, ऐसे लूप बनाया था। ठीक। अब एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम दिखाते हैं, एक ऐसा लूप है और एक ऐसा लूप है, किसमें एडी करंट या इसके, सॉरी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इसमें इतना एरिया बन गया, अब इसके एरिया को हम मिनिमाइज कर दें, देखो मिनिमाइज कर दिया, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कम होगा, एनर्जी का लॉस कम होगा। तो ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, तो कौन सा मटेरियल यूज करें, बी वाला, जिसमें एनर्जी का लॉस मिनिमाइज हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए ऐसा मटेरियल डालते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। आगे समझ में, तो ये सब। अब इसके बाद कोर में जो हम लोग लैमिनेटेड कोर लेते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, और नॉइस हो जाता है, इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। तो तीन बेसिक है, एक कॉपर लॉस पहला बताया था, दूसरा फ्लक्स का लॉसेस, तीसरा एडी करंट, और चौथा हिस्टेरिसिस लॉस। चार मिनिमम याद रहना चाहिए। पहला आयरन लॉस था, कॉपर लॉस, उसको मिनिमाइज करने के लिए थिक वायर। दूसरा क्या था, फ्लक्स लॉस, उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर कपलिंग। तीसरा क्या हो गया, एडी करंट, मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटेड कोर। फोर्थ क्या हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस, मिनिमाइज करने के लिए लो हिस्टेरिसिस लूप वाला मटेरियल यूज कर ले। आगे समझ में, ये पूरा ट्रांसफार्मर था।
नेक्स्ट आ जाइए, एसी जनरेटर। इस तरह का एसी जनरेटर होता है। यहां पर ये नॉर्थ और ये साउथ, इसमें एक ये लूप बनता है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसको हम लोग आर्मेचर कॉइल कहते हैं, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होते हैं, और ये कॉइल रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया। यहां पर एक स्लिप रिंग्स कनेक्ट होता है और इसके साथ यहां पर ब्रशेस होता है, और फिर हम लोग आउटपुट में ये ले लेते हैं, और आउटपुट में यही जो ब्रशेस है इसी को कार्बन ब्रशेस का, इसको हम यहां पर आपको स्पॉट से दिखाते हैं। ये जो ब्रशेस है ये रिंग हो गया, ये स्लिप रिंग्स जिसका नाम हम R1 और R2 दे रहे हैं। ये वाला जो हमारा रेड और ये फिर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा आर्मेचर कॉइल है इस एसी जनरेटर का। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये एरो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये स्लिप रिंग्स जिसको R1 R2 दिया, और यहां पर एक ब्रशेस B1 B2 कनेक्ट होता है। यहां से हम लोग आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं, और आउटपुट में ये हमारा एसी साइकिल की तरह आउटपुट देता है। यही मेन फंक्शन है। अब यही एसी जनरेटर आजकल नया यूज कर लेते हैं, पोर्टेबल, और बड़े साइज का ये यूज करते हैं, जहां हॉस्पिटल वगैरह में या आप देखोगे मॉल वगैरह में यूज किया जाता है। इस तरह का एसी जनरेटर यूज होता है। ठीक, अब इसके प्रिंसिपल ऑलरेडी, जस्ट ए मिनट, हाँ, अब यहां पर आ जाए। यही है प्रिंसिपल कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, कंस्ट्रक्शन में कितने कंपोनेंट बन गए? एक पहला नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ क्या होगा? फील्ड मैग्नेट देगा। दूसरा क्या बन गया? आर्मेचर कॉइल का नाम PQRS दे दो, उसको हमने यूज किया आगे। और स्लिप रिंग्स में R1 R2, ब्रशेस में B1 B2, और जहां हम लोग आउटपुट लेते हैं वहां लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब यही हमारा है। तो यहां पर ये देखो PQRS आर्मेचर कॉइल है, ये स्लिप रिंग्स R1 R2 ब्रशेस के साथ कनेक्ट है। ठीक, अब ये लोड रेजिस्टेंस, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। जैसे ही आपने इसमें करंट का फ्लो कराया तो उस कंडीशन में एक इंड्यूस्ड EMF का सेटअप हुआ। अब ये जो कॉइल रोटेट कर रहा है तो इसका हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन डिटेक्ट कर चुके हैं, और यहां पर इसका मैथमेटिकल पार्ट में वही आता, पहले वर्किंग में, कि आर्मेचर कॉइल जब रोटेट करता बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट तो फ्लक्स लिंक्ड होता आर्मेचर कॉइल में, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और स्लिप रिंग्स के क्रॉस जो हमने बताया था आउटपुट जहां लेते हैं, और गैल्वेनोमीटर में स्विंग करता बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज, और यही इंडिकेट करता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन हम लोग मेजर करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक, अब यहां पर देखो मेन यही है, यदि हम इधर के पार्ट को नॉर्थ ले ले, इधर को साउथ ले ले, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, यही हमारा कॉइल है PQRS, और इसमें ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, एंगल थीटा लिया है। तो जब फ्लक्स लिंक्ड होगा तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, नंबर ऑफ टन्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया NBA cos थीटा, और थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? ओमेगा T के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस कंडीशन में थीटा ओमेगा T, तो फ्लक्स क्या बन गया? NBA cos ओमेगा T। तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या बनेगा? -d∅/dt, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा T इंटू ओमेगा। तो ये फाइनली क्या आ गया देख लो, एक बार इसको चेक कर लो। हमने क्या कहा? फ्लाई होता हम लोगों का नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो इसको क्या लिखा था? NBA cos थीटा लिया था, और इसी को हम लोगों ने लिखा NBA cos ओमेगा T।
और इंड्यूस सीएमएफ हम लोग जानते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो एन बी ए कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ई इज इक्वल टू क्या बन गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये हमको क्या दे दिया, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यही हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। आया समझ में क्लियरली? चलो ये सब पीडीएफ में लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो यहां पर ये फाइनली हमारा यही आ गया सोर्स। किस तरह से आउटपुट निकला, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के फॉर्म में, जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा कंटिन्यूअसली, और ये पीक वैल्यू। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। एक लास्ट पार्ट है जो हम चाहते हैं कि आप सीखिए, बड़े काम की चीज, और उसको हम लोग कहते हैं यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यदि सीखना चाहते हैं तो आपको बड़ा काम देगा। देखिए क्या है, पहले समझें। हम लोग e टू द पावर आयोटा थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिमॉर्गन्स थ्योरम से यूज करते हैं। इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आयोटा ग्रीक वर्ड है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता -1। हमने यहां पर आयोटा की जगह पर जे यूज किया है, जिसको जे ऑपरेटर कहते हैं, -1। बात एक ही है, इसलिए हम लोग इसको e टू द पावर जे थीटा लिख देते हैं। ये कॉस थीटा जे साइन थीटा। अब ईएमएफ हम लोग जब लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख देते हैं ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ठीक, अब इसको यदि हम एक्सपैंड करेंगे तो जैसे हम ईएमएफ लिख रहे हैं ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी को लिख देंगे इस फॉर्मूला से, देखो कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। इसी तरह से मान लो करेंट आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाई है मान लो, तो आप इसको लिख दोगे I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई। जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो ये आई नॉट इस फॉर्मूला में फिर डाल दो इसको, तो ये बन जाएगा कॉस, देखो क्या एंगल बना है, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस जे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आया समझ में? ई को लिख रहे हैं ई टू नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, तो वो क्या बन जा रहा है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। करंट यदि लीड कर रहा फेज डिफरेंस फाई से, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई। ई टू द पावर जे थीटा का वैल्यू कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी हो, तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई, उसी फॉर्म में लिखा। ठीक, अब ये याद नहीं करना है, ये आपको बताया लिखने का तरीका। आपको क्या याद करना है वो आपको बता देते। ठीक, इसी फॉर्म में लिख दिया है। अब हम रजिस्टिव सर्किट में आते हैं।
जहां प्योरली रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से। हमने सप्लाई दिया ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा टी। करंट हमको क्या मिल रहा है, सेम फेज में मिल रहा है, तो आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, सेम फेज आ गया। ठीक, आई नॉट को क्या लिखते, ई नॉट बाई रेजिस्टेंस। इसको हमने क्या लिखा है, ई के बराबर, इसलिए क्या बन गया ये, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब रेजिस्टेंस होगा तो इंपेडेंस किसके बराबर लिखना है, बस यही याद रखना है। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट। दूसरा हम डिवाइस ले लेंगे कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में देखिए ये लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। ईएमएफ इतना ही है, मतलब इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा है। करंट क्या मिला था कैपेसिटर के केस में, जल्दी बता दो, 90 डिग्री लीड किया था। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिख रहे हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। गौर से देखना, ध्यान से। आई नॉट को क्या लिखते हैं, ई नॉट बाई एक्स सी लिखते हैं कैपेसिटर के केस में। इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हिस्से में तो पावर का एडिशन, ई नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, ई टू द पावर जे ओमेगा टी। अब ई टू द पावर पाई बाई 2 जे के साथ है, सॉरी, क्या है डिमॉर्गन्स थ्योरम, ई टू द पावर जे थीटा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इसमें डालो कॉस पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, क्या आ गया, जे आ गया। तो ई टू दी पावर जे पाई बाई 2 का वैल्यू जे आ गया। अब गौर से देखिए, ये बन रहा ई नॉट इंटू ओमेगा सी, ऊपर चला गया जे ओमेगा सी, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। ई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी क्या बना, ई बना। अब जे ओमेगा सी ऊपर है, हम चाहते जे ना रहे, तो जे से मल्टीप्लाई, जे से डिवाइड कर सकते, बोलो, क्या इसको इसी फॉर्म में लिख दो, रहने दो। ये बन गया, ध्यान देना, ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ये क्वांटिटी हम इसको 1 बाई जे ओमेगा सी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ये पूरा पार्ट क्या बन गया, ई बन गया। अब ये क्या बन गया, 1 बाई जे ओमेगा सी। इसका मतलब यहां इंपेडेंस क्या बन गया, 1 बाई जे ओमेगा सी। किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, इसको छोड़ दो आप। रेजिस्टेंस के लिए क्या याद रखना, आर। कैपेसिटर के लिए क्या याद रखना है, 1 बाई जे ओमेगा सी। ठीक, इरेज कर रहे हैं। अब आ जाओ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट ऐसे लिखा हुआ, इंडक्टर के केस में करंट लीड करता है या लैग्स बिहाइंड,
लैग्स बिहाइंड। क्या होगा? आई इजिकल टू बता दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कॉम्प्लेक्स नंबर में बताओ क्या लिखेंगे इसको, जल्दी बताओ। आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई नॉट को क्या लिखते? ई नॉट बाई रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस क्या था? एक्सेल। अब इसको ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2। अब आ जाओ ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2, कॉस माइनस पाई बाई 2 प्लस जे साइन माइनस पाई बाई 2। क्या गया? 0। ये क्या गया? माइनस जे। इसका वैल्यू क्या आ गया? नीचे लिख रहे हैं ई नॉट बाई एक्सएल का मतलब क्या था? ओमेगा एल। ये क्या दे दिया? जे ओमेगा टी, और ये क्या दे दिया? माइनस जे। अब ये पूरा ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया? ई बन गया। अब ये माइनस जे हम नहीं चाहते, निगेटिव नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? जे से मल्टीप्लाई, जे से डिवाइड। जे स्क्वायर क्या होगा? -1, ऊपर क्या आ गया? प्लस। ठीक, तो ये आ गया ई, और नीचे क्या आ गया? फाइनली जे ओमेगा एल। इसका मतलब यहां इंपेडेंस क्या आ गया? जे ओमेगा एल। अब कंक्लूजन आ गया तीनों का, ध्यान देना। अब तीनों का कंक्लूजन मिल गया, यही। ठीक, अब कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ? देखिएगा ध्यान से। एलसीआर सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? सम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जेड, आर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर क्या हो गया? जे ओमेगा एल R2, फिर R3 1 बाई जे ओमेगा सी। जे कॉमन, ओमेगा एल प्लस क्या होगा? देखो, जे कॉमन लिया तो डिवाइड होगा, तो नीचे क्या बन गया? जे स्क्वायर ओमेगा सी। जे ओमेगा एल, जे स्क्वायर क्या होता है? माइनस। हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन मैग्नीट्यूड ऑफ j बिकम्स अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां पर बताओ z क्या बन गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। आ गया? अब पैरेलल में होगा तो पैरेलल में कोई फॉर्मूला था नहीं, चलो पैरेलल में आ जाते। ये तो सीरीज सिखा दिया, चलो पैरेलल इरेज कर रहे हैं। एलसीआर पैरेलल में क्या होगा? बोलो। एलसीआर पैरेलल में ये क्या हुआ? इरेज। हाँ, एलसीआर पैरेलल में 1 बाई R1 इज 1 बाई आर इफेक्टिव, या Z इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, मतलब 6 ओमेगा एल प्लस 1 बाई R3 1 बाई जे ओमेगा सी। होगा यस नो? 1 बाई आर, जे कॉमन लेना चाहते हैं, ये वाला ऊपर चला गया ओमेगा सी। ये वाला पार्ट क्या देगा? जल्दी से बता दो। 1 बाई जे स्क्वायर ओमेगा एल।
जे ओमेगा सी, ये क्या आ गया माइनस, मैग्नीट्यूड बता दो, 1/z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ गया। यही इसका फायदा है कि पैरेलल में हो, दो सीरीज में हो, आप इफेक्टिव इंपेडेंस निकाल सकते। ये एनसीईआरटी में पहले था ये क्वेश्चन, एलसीआर पैरेलल में है तो इफेक्टिव इंपेडेंस क्या होगा, अब शायद हटा दिया गया है और बीटेक में पढ़ना ही है आपको। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया। ये आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो कंप्लीट हो गया आपका एसी सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।